गांधी बन जाते हैं। अभी सोनम जी गांधी बने हुए हैं। उस गांधी की मूर्ति में अगर जान होती तो वो माला उतार कर आपको दे देती कि अपना माला लेकर वापस जाओ। जो नफरत फैलाता है वो कुछ भी हो सकता है, वो गांधीवादी नहीं हो सकता है। गांधी तो कट्टर नहीं थे। गांधी जी के सामने बैठ के मौलाना आजाद सिगरेट पीते थे। गांधी पटेल के बारे में भी जानते थे कि कांग्रेस से जुड़ने के बाद भी कुछ दिनों तक उनकी शराब और सिगरेट नहीं छूटी थी। इतिहास तभी काम का होता है जब हम वर्तमान में उससे कुछ जोड़ पाते हैं। देखिए, इतिहास जो होता है ना, वो सीखने के लिए होता है। अगर मान लीजिए हमारे बाप दादा ने कुछ किया है, कहीं जमीन खरीदी है, कहीं मकान बनवाया है, तो उससे हमें यह सीखना होता है। अगर ऐसी जगह जमीन खरीद ली है कि पैसा डूब गया है, तो सीखना होता है कि भाई वहां जमीन नहीं खरीदनी है। और अगर ऐसी जगह जमीन खरीदी है कि कौड़ियों के दाम खरीदी है और अब करोड़ों की हो गई है, तो हमको सीखना होता है कि 4 पैसे अगर हमारे पास हैं तो हम भी ऐसी जगह खरीदें कि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसके लिए बेहतर हो सके। इतिहास कभी भी जाकर गलतियों को सुधारने के लिए नहीं होता है। आजकल जो हो रहा है इतिहास के नाम पर, जो व्हाट्सएप आ रहा है, उसमें क्या कहा जाता है, औरंगजेब ने ये किया था तो किया था, हम क्या करें उससे। 400 साल पहले औरंगजेब ने मान लीजिए वो किया था, मैं कह रहा हूं 100 साल पहले गांधी ने किया था, तो गांधी तो अपनी जिंदगी जीकर चले गए। हमें अपनी जिंदगी जीनी है और सीखना है कि उसमें से कितना कुछ ऐसा है जो हम अपने लिए उतार सकते हैं, और यह सीखना है कि कितना कुछ ऐसा है जो हमको अपने लिए नहीं उतारना चाहिए। तो मैं इतिहास को वैसे ही देखता हूं और वहीं से मैं अपनी बात शुरू करता हूं। महात्मा गांधी के साथ एक बड़ी मजेदार बात है। अभी सुबह ही मेरे मजेदार के प्रोनाउंसिएशन पे भाई ने टिप्पणी की है, तो मैं कोशिश कर रहा हूं अपना उच्चारण थोड़ा सुधार कर बोलूं। बेहद मजेदार बात यह है कि गांधी जी के बचपन की कोई कहानी आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें उन्होंने मगरमच्छ पकड़ा हो। एक कहानी आपको नहीं मिलेगी। महात्मा गांधी के बचपन की कोई कहानी आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें कोई चमत्कार हो। यहां तक कि जीवन की भी कहानी कोई ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें चमत्कार हो। जब महात्मा गांधी जिंदा थे तब चमत्कार की कहानियां चलती थी कि गांधी बाबा नदी के ऊपर चलते हुए चले गए, लेकिन गांधी जी खुद कहते थे कि यह सब बेकार की बात है, मैं कोई चमत्कारी व्यक्ति नहीं हूं, मैं तुम्हारी तरह आम हाड़ मांस का इंसान हूं। देखिए, होता क्या है, जब चमत्कार बहुत जोड़ दिया जाता है तो फिर उस आदमी की इज्जत तो आप बहुत करते हो, लेकिन वैसा बन नहीं सकते हो। कितने बच्चे मगरमच्छ पकड़ सकते हैं? नहीं पकड़ सकते हैं। अब मैं नहीं जानता कि जो दावा करते हैं उन्होंने भी पकड़ा था कि नहीं पकड़ा था, लेकिन नहीं पकड़ सकते हैं। लेकिन कितने बच्चे झूठ बोलते हैं? 100%। एक एक बच्चा झूठ बोलता है। तो जब बच्चा ये सुनता है कि गांधी जी झूठ बोलते थे और उनकी मां ने उनको जब डराया धमकाया सिखाया तो उन्होंने कसम खा ली कि मैं जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलूंगा, तो वो हमारे सामने एक उदाहरण बन के आता है कि हम भी ऐसे बन सकते हैं। जब आपको यह पता चलता है कि लंदन वो जा रहे थे और उनकी मां ने सिर्फ 2 बात उनसे कही, पर स्त्री संसर्ग मत करना, तुम्हारी शादी हो चुकी है तो तुम किसी स्त्री के पास मत जाना, और दूसरा कि नॉनवेज मत खाना। वो इलाका ऐसा है कि जैनों का बड़ा प्रभाव है वहां पर, तो नॉनवेज मत खाना। और जब मेरी बेटी लंदन पढ़ने जा रही थी तो उसने कहा पापा खाने पीने की वहां प्रॉब्लम होगी। तो मैंने कहा भाई, गांधी तो उस जमाने में गए थे जब वेजिटेरियन का कुछ मतलब ही लंदन में नहीं हुआ करता था। हर आदमी नॉन वेजिटेरियन था। वेजिटेरियन खाने का मतलब दूध, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और 2-2.5 साल वहां पढ़ाई करके स्वस्थ रह के लौट आए, खाने का इंतजाम कर लिए, तो अब तो दुनिया बहुत बदल गई है। अब तो हर जगह सब कुछ मिल जाएगा। ये 2 वादे सिंपल से थे और ये 2 वादे उन्होंने निभाए। मैं क्यों इसका जिक्र कर रहा हूं? ना तो मैं वेजिटेरियन हूं और ना ही दूसरी बात पे कोई ज्यादा मुझे बात करनी है। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि गांधी विदेश जा रहे थे, मां ने 2 बातें कही और एक हिंदुस्तानी बच्चे की तरह उन्होंने इसको दिल पर लिया और निभाया। नहीं भी निभाते तो क्या हो जाता? मां थोड़े आ रही थी देखने के लिए, उनकी मां थोड़े लंदन जा रही थी देखने के लिए। लेकिन जो एक बार कसम खा ली कि सच बोलना है, जो वादा किया उसको निभाना है, तो वो सारे जीवन निभाया। आज नए नए गांधी बहुत सारे आ जाते हैं, कभी अन्ना गांधी बन जाते हैं, अभी सोनम जी गांधी बने हुए हैं, लेकिन गांधी के जीवन से जो सीखने वाली चीजें हैं उसको आप किनारे कर देते हैं। अब आते हैं जो मुझे लगता है कि गांधी के जीवन की मुख्य बातें हैं। 3 बातें मुझे हमेशा ऐसी लगती हैं। मुझे लगता है कि इन 3 को अगर आप फॉलो करते हैं तब तो आप गांधीवादी हैं, और अगर 3 को फॉलो नहीं करते हैं तो आप गांधीवादी नहीं हैं। सबसे पहली चीज आती है अहिंसा। अब अहिंसा को दाल भात मान लिया जाता है। अहिंसा को इतने अलग तरीके से डिफाइन आजकल किया जाता है कि कई बार मुझे हंसी आती है। अहिंसा का मतलब यह नहीं था कि वो ये नहीं चाहते थे देश में सेनाएं ना हो। अहिंसा का मतलब यह भी नहीं था कि वो हर तरह के प्रतिरोध के खिलाफ थे। अहिंसा का बहुत सीधा सा अर्थ था, और अच्छी बात यह है कि मैं भगत सिंह पे अभी काम कर रहा हूं और मुझे वहां भी वो मिला।
अहिंसा का सीधा सा मतलब वही था जो कहा जाता है कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, जो बाइबल में है, जो बाकी जगहों पर है। मुझे बहुत सीधा मतलब यह समझ में आता है, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। मैं भगत सिंह का कुछ काम कर रहा था, कुछ आर्काइवल मटेरियल देख रहा था, तो उसमें आता है कि वो कहते हैं कि हमें अंग्रेजों से दिक्कत नहीं है, हमें अंग्रेजी हुक्मरान से दिक्कत है। तो जब वो जेल में थे तो कई अंग्रेज अफसरों की बीबियां और बच्चे उनसे मिलने गए और उनसे उन्होंने प्यार से मुलाकात की, हंसी मजाक किया, साथ में बैठे, जो उन लोगों ने कहा उसका जवाब दिया। लेकिन जब अंग्रेजी अफसर वहां पे आते थे, पुलिस के ऑफिसर आते थे और बाकी ऑफिसर आते थे, तो भगत सिंह उनको ऐसे देखते थे जैसे उनका मजाक उड़ा रहे हों। यही तो गांधी ने सिखाया था कि अंग्रेजों से हमें नफरत नहीं है, हमें नफरत जो हमारे यहां वो राज कर रहे हैं और जो हमारे ऊपर लगातार अत्याचार कर रहे हैं उससे है। अगर गांधी का आप जीवन देखें तो जब साउथ अफ्रीका वो जाते हैं उस समय का किस्सा आप याद करें। गांधी जी बढ़िया सूट पहन के गए थे, बढ़िया 3 पीस सूट पहना था, यहां तक कि कस्तूरबा जी को भी अंग्रेजी स्टाइल के कपड़े पहनाए थे और आता है कि उनको बहुत परेशानी हो रही थी उसमें, और बच्चों को भी सूट पहना कर ले गए थे। पैसा कमाने गए थे, घर में बड़ी दिक्कत थी, पैसे थे नहीं, और जब पहली बार वकालत करने गए राजकोट में तो आप सोचिए कि गांधी जी की जबान लड़खड़ा गई। कोर्ट के अंदर आर्ग्यूमेंट कर नहीं पाए वो। यहां बहुत सारे वकील लोग बैठे होंगे, सोचिए ऐसे वकील के बारे में जो लंदन से पढ़ के आया था, बार एट लॉ होके आया था, लेकिन कोर्ट के अंदर आर्ग्यूमेंट नहीं कर पाए और उसके बाद कोर्ट के बाहर बैठ के अर्जियां लिखने लगे। अर्जियां, उनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी थी तो बहुत अच्छी अर्जियां वो लिखते थे, और उनको एक काम मिल गया कि भाई लंदन आ जाइए और लंदन आकर जो अफ्रीका आ जाइए, अफ्रीका में हमारा केस लड़ लीजिए। तो चले गए वो वहां पे, और वहां कोई क्रांति करने नहीं गए थे, एक सामान्य जीवन जीने गए थे कि पैसा कमाएंगे, और जबरदस्त पैसा शुरुआती दौर में उन्होंने कमाया। 30-40 लोग उनके ऑफिस में काम करते थे, आप समझ सकते हैं वो कहां पहुंच गए थे। लेकिन एक घटना होती है जिसके बारे में आप सब लोग जानते हैं। सूट बूट टाई पहनकर वो जा रहे थे, उनको फेंका गया बाहर रेलवे स्टेशन से, और वहां से उनके समझ में आया कि कितना भी पैसा कमा लो, इज्जत नहीं मिलेगी। पैसा एक चीज है और इज्जत एक चीज है। उनके समझ में आ गया कि जब तक अंग्रेजों का राज रहेगा तब तक इज्जत नहीं मिलेगी। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो राज में शामिल हो जाते हैं इधर से उधर जाकर, और इज्जत नहीं मिलती है, ये हमको ऑन स्क्रीन भी दिखाई देता है और खबर भी आती है। लेकिन गांधी जी को उस समय समझ में आया, अपना सारा बिजनेस, अपना सारा लॉ फर्म, सारा कुछ उन्होंने धीरे धीरे समेटा, और उसके बाद वो गांधी बने जिस गांधी को हम लोग जानते हैं। तो पहली चीज है अहिंसा। दूसरी चीज जो आती है वो है हिंदू मुस्लिम एकता या सांप्रदायिक एकता। अगर आप सांप्रदायिक हैं, अगर आप धर्म के आधार पर नफरत करते हैं, तो आप कुछ भी हो सकते हैं, आप गांधीवादी नहीं हो सकते। आप एक ऐसी कुर्सी पर बैठ सकते हैं जिसके चलते आपको दुनिया में जहां जाते हैं वहां गांधी की मूर्ति मिलती है तो उसको माला पहनानी पड़ती है, लेकिन उस गांधी की मूर्ति में अगर जान होती तो वो माला उतार कर आपको दे देती कि अपना माला लेकर वापस जाओ। जो नफरत फैलाता है वो कुछ भी हो सकता है, वो गांधीवादी नहीं हो सकता है। अब इसको आप देखिए, इसके मैं आपको कुछ किस्से सुनाऊंगा बड़े मजेदार। मुझे लगता है कि बहुत इंटेलेक्चुअल बात करने से अच्छा किस्से हमारे समझ में आते हैं। हम पूर्वांचली लोग हैं तो हमें किस्से समझ में आते हैं, कहानियां सुनाने का, सुनने का शौक है हमको। सरदार पटेल ने एक बार गांधी जी से कहा कि ये बताइए कि हिंदू मुस्लिम एकता होगी कैसे? मुसलमान तो नॉनवेज खाते हैं और हिंदू जो है वो नॉनवेज नहीं खाते हैं। अब अगर आप गुजरात में रहे हैं तो आपको सरदार पटेल की बात समझ में आएगी, क्योंकि गुजरात में वाकई जैनों का इतना असर है कि वहां पे नॉनवेज खाने वाला हिंदू मिलना बड़ा मुश्किल काम है, और खासतौर पर राजकोट वाले इलाके में उस तरफ। तब गांधी जी ने उनसे कहा कि गुजरात से बाहर निकलो, देश घूमो, देश में आपको हिंदू भी शाकाहारी मिलेंगे, हिंदू मांसाहारी भी मिलेंगे, हिंदू हर तरह के आपको मिलेंगे। जो बात मुझे चुभ गई जब मैं पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि अपने इलाके को ही भारत मत समझ लो। यहां से जो बात निकल के आती है उसको समझिए। नवरात्र शुरू होगा और आप में से ज्यादातर लोग जो हिंदू होंगे, पूरे नवरात्र में नॉनवेज खाने की तो बात ही छोड़ दीजिए, और भी बहुत कुछ बनाते हैं, हम भी जानते हैं इस चीज को, हम भी बनाते हैं। लेकिन आप बंगाल जाते हैं या यहीं गोरखपुर में जो बंगाली लोग अपना कार्यक्रम करते हैं 10 दिन तक, जाइए, रोज मछली की रोल मिलेगा, कभी मटन का रोल मिलेगा, कभी चिकन का रोल मिलेगा। साउथ चले जाएंगे तो नवरात्र जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। मैं हमेशा जो बाहर से दोस्त आते हैं घूमने के लिए इंडिया, उनसे कहता हूं कि इंडिया दुनिया के उन कुछ देशों में से है
जहां एक ही टाइम पर एक इलाके में बर्फ गिर रही होगी, एक इलाके में गर्मी के मारे जान निकल रही होगी, एक इलाके में बारिश हो रही होगी और एक इलाके में सूखा पड़ा होगा। ऐसा ही हमारा देश है, विविधता वाला। और जब विविधता का सम्मान करना आप सीख लेते हैं तब राष्ट्रीय एकता आती है। जब तक आप विविधता का सम्मान नहीं करेंगे तब तक राष्ट्रीय एकता नहीं आएगी। आप गुजरात में जाएंगे, कहेंगे ये कैसा गंदा खाना है। अरे भाई, वो उनकी मां बनाती है, वो उनको उतना ही पसंद है जितना आपको अपनी मां का बनाया हुआ। आप किसी उसके दादा खाते थे क्योंकि उसके घर में परंपरा है। जितना आपको दाल चावल खाने का हक है उतना ही उसको मटन खाने का हक है। और इस बात से समझिए कि जब वर्धा में आश्रम बनता है, गांधी जी के एक पुराने मित्र के लड़के आने वाले होते हैं। गांधी जी वर्धा आश्रम में कहते हैं कि उसका तो नॉनवेज के बिना काम नहीं चलेगा, कहीं से बनवा के उसके कमरे में पहुंचा देना। और नॉनवेज उसके कमरे में पहुंचता है। आज जो गांधीवादी लोग कई बार बहुत कट्टर हो जाते हैं, मैं उनसे कहता हूं गांधी तो कट्टर नहीं थे। गांधी जी के सामने बैठ के मौलाना आजाद सिगरेट पीते थे और बाकी जितने लोग थे वो पीछे जाके सिगरेट पीते थे। गांधी जी ने तो कभी दिक्कत नहीं की, उम्र का लिहाज था इसलिए उनके सामने नेहरू नहीं पी सकते थे। लेकिन मौलाना साहब तो सामने बैठ के सिगरेट पीते थे, गांधी जी नहीं बुरा मानते थे कभी। गांधी जी जानते थे कि जवाहरलाल नेहरू कश्मीरी पंडित है और कश्मीरी पंडित की कहानी यह है कि शिवरात्रि जब मनती है तो उसको हेरात कहते हैं। हर से बना हुआ है, हर मतलब शिव, और शिव की रात तो हेरात हो जाता है। उसमें 3 तरह के आपको भोजन जरूरी होता है। एक आसमान का भोजन यानी उड़ने वाला यानी पंछी, एक जमीन पर चलने वाला यानी बकरा या भेड़, और एक पानी में यानी कि मछली। तो जो कश्मीरी ब्राह्मण होता है उसका तो बिना नॉनवेज के काम ही नहीं चलता है। और यहां का ब्राह्मण होगा तो खाने वाला भी हो सकता है, नहीं भी खाने वाला हो सकता है। मैं बात विविधता कर रहा था। तो गांधी जानते थे कि जवाहरलाल नेहरू नॉनवेज खाते हैं, उन्होंने तो कभी दिक्कत पैदा नहीं की। गांधी पटेल के बारे में भी जानते थे कि कांग्रेस से जुड़ने के बाद भी कुछ दिनों तक उनकी शराब और सिगरेट नहीं छूटी थी। गांधी जी ने कोई दिक्कत नहीं की, अपने आप छूटी, धीरे धीरे खत्म हुई। तो हिंदू मुस्लिम एकता का सवाल उनके लिए सिर्फ हिंदू और मुस्लिम एकता का नहीं था, विविधता के सम्मान का सवाल था। इसलिए आज भी जब हिंदू मुस्लिम एकता की बात होगी तो वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम एकता की बात नहीं होगी, उसमें जाति की भी बात आ जाएगी, उसमें क्षेत्र की भी बात आ जाएगी। एक लाइन की बात होगी कि आप अगर हमसे अलग हैं तो आपको हमसे अलग होने का हक है। आप जैसे हैं हम आपकी वैसे इज्जत करेंगे और जैसे हम हैं वैसे हमारी इज्जत करना आप भी सीख लीजिए, तभी देश चलता है। अगर हम चाहेंगे कि हर आदमी वही कपड़ा पहने जो हमको पसंद है, हर आदमी वही खाए जो हमको पसंद है, हम बंगाल में जाके शाकाहार सिखाने लगेंगे, हम केरला स्टोरी बना के बताएंगे कि केरला में बीफ खाने से दिक्कत होती है, जबकि हम नहीं जानते कि केरला में बीफ कितनी नॉर्मल सी चीज है, तो भारत जैसा देश एक नहीं रह सकता है। भारत जैसे देश के टूटने के खतरे लगातार बढ़ते जाते हैं, जिस पर मैं करूंगा बात। और तीसरी चीज जो गांधी जी की मेरे समझ में आती है कि तीसरा जो एसेंस है वो है जातिवाद का विरोध। अभी बहुत सारा कुछ हो गया है जिसमें गांधी को बहुत ब्लेम किया जाता है, गांधी के लोग पीछे पड़ जाते हैं कि जाति के सवाल पर गड़बड़ थे, ब्राह्मणवादी थे, फला थे, टिमका थे। एक तो गांधी ब्राह्मण थे नहीं, बनिया आदमी थे, और बनिए गांधी के नाम पे वोट देते हैं कि नहीं देते हैं मुझे लगता है गुजरात में तो मैं जानता हूं, यहां भी गांधी ने कभी वो जाति की राजनीति नहीं की कि उनके नाम पर किसी जाति का वोट मिले। गांधी की जाति की राजनीति क्या थी उसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, बाकी लोग जो जाति की बात कर रहे थे, शानदार बात कर रहे थे, लेकिन उनको आजादी की लड़ाई नहीं लड़नी थी, ये बात नोट करनी चाहिए। जब हमारी आजादी की लड़ाई चल रही थी तो 2 आजादी की लड़ाइयां चल रही थी। एक सामाजिक मुक्ति की लड़ाई चल रही थी, समाज को जातिवाद से मुक्त कराने की, और दूसरी पॉलिटिकल लड़ाई चल रही थी, राजनीतिक मुक्ति की लड़ाई चल रही थी, अंग्रेजों से देश को आजाद कराने की। और क्षमा कीजिए, अंग्रेजों से देश को आजाद किए बिना सामाजिक लड़ाई भी कभी पूरी नहीं हो पाती। 150 साल तो हम लोगों ने देख ही लिया था। तो गांधी के सामने समस्या ये थी सबको साथ लेकर चलने की। और अगर इस बात को समझना है, गांधी का कंट्रीब्यूशन समझना है, तो आपको अपने दादा से बात करनी होगी। हम लोगों की उम्र के ज्यादातर लोगों के दादा मर गए होंगे, अब नहीं होंगे, लेकिन अगर हो कोई आपके घर में 80, 90, 85, 100 साल का आदमी हो तो उससे बात करके आप देखिए। एक दौर था जब बड़े शौक से और बड़े घमंड से कहा जाता था कि हम फलाना का छुआ पानी नहीं पीते हैं, हमारे घर में फलाना जाति के लोग नहीं खा सकते हैं। गांधी ने इस गर्व को शर्म में बदला। जिन घरों में जातिवाद होता भी था, जिन घरों में अलग बर्तन निकाले भी जाते थे, वो लोग भी गर्व से ये बात नहीं कह पाते थे, क्योंकि समाज के अंदर उन्होंने वो माहौल बनाया
कि छुआछूत एक सामाजिक अपराध बना। ऐसे लोग जो छुआछूत नहीं मानते थे उनको सम्मान मिला, और जो लोग छुआछूत मानते थे उनको पिछड़ी हुई सोच का कहा गया। ये गांधी का योगदान है। अछूत समस्या पर गांधी जिस तरह से लिखते हैं, और सिर्फ लिखते नहीं है, काम करते हैं। आज सनातनी शब्द बड़ा ऐसा लगता है कि अगर मैं कहूं कि मैं सनातनी नहीं हूं तो मैं हिंदू ही नहीं हूं। गांधी का समय आप देखेंगे तो गांधी के ऊपर जब गांधी जातिवाद के खिलाफ अभियान चला रहे थे, अछूत समस्या के खिलाफ जब गांधी अभियान चला रहे थे, तो जो खुद को सनातनी कहते थे वही उनके ऊपर हमला कर रहे थे। और यहां मैं ये कहने से चूकूंगा नहीं कि सनातनी का उस समय भी यही मतलब था और आज भी यही मतलब है कि जो सामाजिक परिवर्तनों को स्वीकार ना करे, जो वर्ण व्यवस्था को एज इट इज माने, जो जातिवाद को एज इट इज माने, किसी तरह के सुधार की बात ना करे, जो जनता के एक हिस्से को लगातार अछूत बनाए रखे, जो जाति भेद माने, उसको सनातनी उस दौर में कहा जाता था, जो लोग गांधी के ऊपर हमला कर रहे थे। अब गांधी की अकस्मत देखिए, उस दौर में सनातनी हमला कर रहे थे कि तुम जातिवाद मिटाने चले हो, और आज के दौर में जो खुद को प्रगतिशील कहते हैं वो गांधी पर हमला कर रहे हैं कि तुमने ठीक से नहीं मिटाया। तो उस पर मुझे हमेशा एक किस्सा याद आता है कि ना करो काम ना होगी गलती। अगर आप कोई काम नहीं करेंगे तो आपसे कोई गलती नहीं होगी। अरविंद बाबू ने ये सारा मजमा जुटाया है, मुझे बुलाया, तो चार लोग बाद में कह सकते हैं कि वो जो ये वाला काम ठीक से नहीं हुआ, माइक थोड़ा और अच्छा होना चाहिए था, एसी थोड़ा और तेज होना चाहिए था। जो कुछ करेगा ही नहीं उसको क्या कहेंगे, वो तो सवाल उठाएगा। तो गांधी के ऊपर अगर चारों तरफ से सवाल उठते हैं तो वो इसलिए कि उन्होंने अपने चारों तरफ की समस्याओं के लिए देखा। जाति की समस्या पर लड़ने के लिए उन्होंने देश की समस्या नहीं छोड़ दी, आजादी की लड़ाई लड़ने की समस्या नहीं छोड़ दी। अब आजादी की लड़ाई पर भी थोड़ी सी बात करनी होगी। गांधी हत्या पर मैं आऊंगा, जिसका मुझे अरविंद जी ने आदेश दिया वो मैं करूंगा, लेकिन आजादी की लड़ाई की भी बात करनी होगी। देखिए, आप चाहे गांधी के कितने बड़े समर्थक हों या विरोधी हों, अगर आजादी की लड़ाई का इतिहास देखना शुरू करेंगे तो आपको उसको दो हिस्से में बांटना पड़ेगा, गांधी के पहले का इतिहास और गांधी के बाद का इतिहास। बदला क्या? बदला वही जिसकी जरूरत आज भी कांग्रेस को यूपी नहीं पूरे देश में है। गांधी के पहले की जो कांग्रेस थी वो हमारे बंद कमरे के कार्यक्रम थे, जैसे ये कार्यक्रम हो रहा है जिसमें पढ़े लिखे जुड़े हुए लोग थे और वो अपनी बात कह रहे थे, जिसका सरकार के ऊपर कोई खास असर नहीं पड़ता है। हम बात करते हैं, सुन लेते हैं, इसको भी हमको स्वीकार करना चाहिए। हम कितनी भी ऊंची आवाज में यहाँ बंद कमरे में बात कर लेते हैं, हमारे ऊपर असर पड़ता है, सरकार के ऊपर बहुत असर नहीं पड़ता है। लेकिन अगर इन बातों को सुन के जाने के बाद जनता के बीच में आप यही बातें फैलाएं, यहां जितने युवा साथी बैठे हुए हैं, बाकी लोग बैठे हुए हैं, फर्ज कीजिए कि ये सारे लोग ये बातें सुनने के बाद और मेरे जैसे सैकड़ों लोगों को सुनने के बाद यही बातें जनता के बीच में लेकर जाएं और इसको एक आंदोलन में तब्दील कर लें, तब सरकार पे फर्क पड़ता है। गांधी जी के पहले कमरे में बात हो रही थी, लेटर्स लिखे जाते थे, पढ़े लिखे लोग थे, बैरिस्टर लोग इकट्ठा होते थे और बड़ी अच्छी अच्छी बातें होती थी। गांधी जी के आने के बाद कांग्रेस का आंदोलन, और कांग्रेस का आंदोलन मतलब आजादी का आंदोलन, जनता का आंदोलन बन गया। पढ़े लिखे, अनपढ़, महिलाएं, दलित, पिछड़े, आगे पीछे सारे लोग आजादी की लड़ाई में शामिल हुए। और मैंने भी दुनिया का इतिहास पढ़ा है, इतने विविधता वाले देश में इतने सारे लोगों को एक साथ इकट्ठा करके अंग्रेजी सरकार के खिलाफ खड़ा कर देना मजाक नहीं था। एक हकीकत है कि भगत सिंह शहीद हुए और आज कहा जाता है कि भगत सिंह शहीद हुए, फलाना शहीद हुए, गांधी जी तो शहीद नहीं हुए। तब मैं कहता हूं कि भाई तुम्हारे लोग तो लड़ने भी नहीं गए। शहीद होना तो बात की बात है, तुम्हारे लोग तो लड़ने भी नहीं गए। तुम्हारे लोग या तो माफिया मांग रहे थे या तुम्हारे लोग जो है वो शाखा लगा रहे थे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि कर रहे थे। आजादी की लड़ाई तो नहीं लड़ रहे थे, ये तो मानी हुई बात है। अब तो सावरकर साहब के पोते जो राहुल गांधी पर आरोप लगा के कोर्ट में गए थे, उन्होंने कह दिया कि 7 बार माफी मांगी थी। मैंने कहा मुझे तो 5 ही बार पता थी, इन्होंने 2 और जोड़ दी, अच्छी बात है, बोलना पड़ा, कोर्ट में गए। तो गांधी जी और जो बंदूक उठाए थे उनके बीच में अंतर क्या है, इसको भी समझना चाहिए। देखिए, युवा खून गर्म होता है, युवा खून आज भी गर्म है और कल भी गर्म था। तो उनको लगा कि शायद ये तरीका है, और दुनिया भर में हिंसक क्रांतियां हो रही थी। रशिया में हिंसक क्रांति हुई थी, आयरलैंड में एक आंदोलन चल रहा था और ये लोग सुन रहे थे लगातार। जो भगत सिंह बम फेंकते हैं संसद के अंदर, वो फ्रांस का एक अराजकतावादी था, वेला, उसने फेंका था और उसके तर्ज पर उन्होंने फेंका था। उसी के शब्द दोहराए थे कि बहरे आदमी को सुनाने के लिए बम के धमाके की जरूरत होती है। और जितना सम्मान भगत सिंह के लिए हम सब के हृदय में है,
वो कोई ताकत हटा नहीं सकती। हम भले गांधीवादी हों, हमारे सीने में भगत सिंह के लिए जबरदस्त सम्मान है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई ताकत नहीं मिटा सकती। भगत सिंह की तस्वीर सामने आती है तो अपने आप जो है अंदर कुछ महसूस होता है, यह हकीकत है। लेकिन 3 बातें बस मैं यहां पर आपसे कहना चाहूंगा। भगत सिंह को फांसी होती है और लगभग उसके साथ ही देश का क्रांतिकारी आंदोलन खत्म हो जाता है। कोई क्रांतिकारी आंदोलन नहीं बचता है। चंद्रशेखर आजाद को गोली मार दी जाती है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव फांसी पे चढ़ जाते हैं, बाकी सारे लोग जेल में चले जाते हैं, कुछ लोग अंडमान चले जाते हैं, आंदोलन खत्म हो जाता है। भगत सिंह की शहादत के बाद भी जो लाखों लोग सड़क पर आए, उनमें से किसी ने अपने बच्चे को क्रांतिकारी आंदोलन में नहीं भेजा, ना खुद क्रांतिकारी आंदोलन में गए। हमारे यहां मुहावरा क्या बना कि सबको भगत सिंह चाहिए लेकिन पड़ोस में, ये मुहावरा बना हमारे। तो वो आंदोलन व्यक्तिगत शौर्य के बावजूद जनता को सड़क पर लाने में सफल नहीं हुआ। और इसीलिए भगत सिंह के आप आखिरी लेख और चिट्ठियां देखते हैं तो वो कहते हैं कि हमें किसानों के बीच में जाना पड़ेगा, हमें मजदूरों के बीच में जाना पड़ेगा, हमें जनता को जोड़ना पड़ेगा। गांधी जी को यह बात पहले दिन से पता थी कि जब तक जनता का दबाव नहीं बनेगा, इंटेलेक्चुअल से या बंदूकों से या किसी छोटे मोटे तरीके से इतने बड़े देश से इतनी बड़ी सत्ता को नहीं हटाया जा सकता है। नंबर 1। नंबर 2, भगत सिंह के आप आंदोलन को देखिए। सारा आंदोलन अगर खत्म हुआ है तो गद्दारों की वजह से खत्म हुआ है। भगत सिंह की गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी तो बम फेंकने के मामले में हुई थी, इसमें मौत की सजा तो उनको हुई नहीं थी, इसमें तो आजीवन कारावास हुआ था। लेकिन सैंडर्स हत्या से वो जुड़े हुए हैं, ये किसने बताया? भगत सिंह के अपने लोगों ने बताया, जो उनके साथ काम करते थे, जिनको उन्होंने तैयार किया था। उनके साथ के लोग सरकारी गवाह बन गए। अब जब आप इसको सोचना शुरू करते हैं तो ऐसे सोचिए, और ये कहने के लिए मैं क्षमा चाहूंगा, कई जगह मैं ये बात कह चुका हूं, ऐसे सोचिए कि भगत सिंह की उम्र सिर्फ 23 साल की थी, और फिर सोचिए कि आपके घर में 23 साल का लड़का होता है तो उसके फैसलों पर आप कितना ध्यान देते हैं। तो चलो, भगत सिंह तो 23 साल की उम्र में भी इतना कुछ पढ़ रहे थे, लिख रहे थे कि खुद को जबरदस्त मैच्योर बनाया था। लेकिन 17 साल के लड़के भी थे। हंसराज बोरा 17 साल का था, जयगोपाल 21 साल का था। ये सब 20-20, 22-22 साल के लोग थे। पुलिस की मार पड़ी, टूट गए, डर गए, लालच में आ गए, गवाही दे दी, और भगत सिंह गिरफ्तार होते हैं और फांसी होती है। ये सब आप जानते हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूं? जब भी इंडिविजुअल लोगों पर 10, 15, 16, 17, 20 लोगों का संगठन होगा, चाहे वो कितने भी मजबूत होंगे, उनको तोड़ना बहुत आसान होगा। 2 आदमी को तोड़ लीजिए, संगठन खत्म हो जाएगा। और जब हजारों लाखों की जनता आएगी तो कुछ लोग कांग्रेस से बीजेपी में चले जाएंगे, उससे कांग्रेस खत्म नहीं हो जाएगी। जब हजारों लाखों की जनता आपके पीछे होगी तब आंदोलन खत्म नहीं होता है। तब तो ये होता है, एक लीडर गिरता है, दूसरा खड़ा हो जाता है, दूसरा गिरता है, तीसरा खड़ा हो जाता है। इंदिरा गांधी, हत्या हो गई ना इंदिरा गांधी जी की, भूकंप आया एक तरह से। कांग्रेस के लिए असंभव था ये सोच पाना कि इंदिरा गांधी इस तरह से चली जाएंगी, लेकिन कांग्रेस खड़ी रही। लगातार 2 चुनाव, 3 चुनाव में हार के बाद भी कांग्रेस है। क्यों है? क्योंकि हजारों लाखों कार्यकर्ता हैं आप जैसे, जिनको दिल्ली में भले कोई ना पहचाने, लेकिन जिनके दम पर कांग्रेस खड़ी है। आप नींव हैं, आप पत्थर हैं, आप दीवार हैं जिस पर कांग्रेस खड़ी है। केवल राहुल गांधी से नहीं खड़ी है, राहुल गांधी लीडर है, लेकिन अगर 10, 15, 12 लोगों का संगठन होगा, वो कितने भी मजबूत होंगे, कितनी भी अच्छी बंदूकें उनके पास आ जाएंगी, उस आंदोलन के टूटने और खत्म होने का हमेशा खदशा बना रहेगा, हमेशा संभावना बनी रहेगी। ये बात गांधी जी के समझ में आ गई थी, जिसकी वजह से गांधी जी कांग्रेस को एक राष्ट्रीय आंदोलन बनाते हैं और दक्षिण से भारत तक, दक्षिण से उत्तर तक, पूरब से पश्चिम तक एक बड़ा संगठन खड़ा करते हैं। और आखिरी बात भगत सिंह के बारे में, बाकी बातें फिर आगे करूंगा। आखिरी बात, एक लाइन की बात, बंदूक उठाने से कोई भगत सिंह नहीं बन जाता है और अनशन करने से कोई गांधी नहीं बन जाता है। इस बात को हमेशा नोट करना चाहिए। हमारे देश की समस्या यह है कि कोई अनशन करने लगता है, हम उसकी गांधी से तुलना करने लगते हैं। गांधी अनशन करके नहीं बने थे, अनशन उनका एक हथियार था, जिस पर कभी अलग से बात कर ली जाएगी। तो इस बात को नोट कीजिए कि केवल बंदूक उठाने से जैसे कोई भगत सिंह नहीं बन जाता है, वैसे ही गांधी टोपी पहनने से या अनशन करने से कोई गांधी नहीं बन जाता है। अब बात करते हैं कि गांधी हत्या, पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगा, गांधी हत्या के डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ उसकी राजनीति पर बात करना चाहता हूं, क्योंकि आज के समय में